गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम भारतीय संविधान में भाग 2 नागरिकता के बारे में समझ रहे थे। तो नागरिकता के जितने भी अधिकार थे भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक ये पूरे कंप्लीट आपको समझा दिए थे। लेकिन पिछले क्लास में हमने बताया था कि नागरिकता पाने के 5 नियम होते हैं जिसे हम नागरिकता अधिनियम कहते हैं। तो नागरिकता अधिनियम के बारे में समझेंगे कि नागरिकता पाने की क्या क्या विधियाँ होती हैं। तो ये आपके एसएससी जीडी या तो फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं और आप इसे जानना और बहुत अच्छे तरीके से समझिए ताकि आने वाले कल में भी आप इसको अच्छे तरीके से जान पाइएगा कि नागरिकता से संबंधित क्या क्या अधिकार है, इसमें संशोधन कब किया गया, इन सभी चीज़ के बारे में इस क्लास में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले यदि आप नोट्स लिखना चाहते हैं तो नोट्स लिख सकते हैं। नागरिकता अधिनियम हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आपको तो नागरिकता अधिनियम ये है कि नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। नागरिकता अधिनियम ये नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं, ठीक। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण के आधार पर और पांचवा है हमारा अर्जित भूमि के आधार पर। ये 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने की विधियां हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था। तो नागरिकता अधिनियम, ठीक है, नागरिकता अधिनियम तो नागरिकता अधिनियम 1955, आपको यह डेट याद रखने हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था और इस अधिनियम के तहत कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को हमारे देश में यदि भारत में रह रहे हैं तो वो दूसरे देश से आ रहे हैं तो उन्हें 5 विधियां में से किन्हीं एक विधियां का पालन करना होगा, तब उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 5 विधियां हैं जिसमें कितनी विधियां हैं नागरिकता प्राप्त करने की? 5 विधियां हैं। नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं आप देखेंगे तो टोटल 5 विधियां हैं। पहला विधियां हम देखेंगे जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर पहला विधि कौन सा है? अपारा जन्म के आधार पर। यदि आपके माता पिता दोनों में से दोनों का जन्म यदि भारत में हुआ हो तो आपको क्या कर दी जाएंगे? आपका जन्म कहीं भी हुआ हो तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। आपको अच्छे समझिए, जैसे कि आपके माता पिता भारत के हैं और आपका जन्म किन्हीं दूसरे देश में हुआ है तो आपको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। वैसा नहीं है कि नहीं दिए जाएंगे, ये आपका होता है जन्म के आधार पर। और लेकिन दूसरा हम देखते हैं कि वंश के आधार पर। इसमें संशोधन किया गया 1986 ईस्वी में। नागरिकता से संबंधित सबसे पहला संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया और वंश के आधार पर किया गया। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक है। वंश के आधार पर इसमें सबसे पहला संशोधन, नागरिकता में सबसे पहला संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया और वंश के आधार पर कहा गया यदि आपके माता पिता किन्हीं दोनों में से एक कोई भारत के नागरिक हो तो उन्हें के बेटे को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप हार्दिक पांड्या को जानते हैं। हार्दिक पांड्या की जो वाइफ थी, पहली थी, है नहीं थी, ठीक है। पांड्या की जो वाइफ नताशा थी वह कहाँ के थे? यूरोप के दूसरे देश के थे, विदेश के थे। लेकिन हार्दिक पांड्या भारत के थे। तो वंश के आधार पर तो उनके जो बेटे हुए उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। उनके हार्दिक पांड्या के आधार पर, उनके पिता के आधार पर दी गई, ठीक है। उनके माता के आधार पर नहीं, क्योंकि उनके माता विदेश के थे लेकिन उनके पिता भारत के थे, इसलिए हार्दिक पांड्या के बेटा को भारत की नागरिकता दे दी गई, जो कि वंश के आधार पर हुआ। इसमें जन्म के आधार पर कहा गया कि दोनों के दोनों भारतीय होने चाहिए माता पिता, तभी उन्हीं के बेटे को क्या दिए जाएंगे? नागरिकता दिए जाएंगे। लेकिन इसमें कहा गया कि दोनों में से एक भी अगर भारत के नागरिक होंगे ना तो उन्हें भी हमें नागरिकता दे देंगे। जैसे कि हार्दिक पांड्या भारत के देश के नागरिक थे, इसलिए उनके बेटे को नागरिकता मिली, उनके माता के आधार पर नहीं मिला। और सबसे पहला संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया। तीसरा जो है हमारा नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां हैं वो है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर ये कुछ नहीं है, पंजीकरण के आधार पर कुछ नहीं है।
यदि आप भारत में आकर के 7 साल तक रहते हैं, 7 साल तक लगातार रहते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन आप भारत के प्रति अच्छा सोच रखें इससे। जैसे कि एनी बेसेंट का आप जानते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत सारे आवाज़ उठाए, बहुत सारे होम रूल्स नियम कानून लागू किए, उन्होंने हमारे देश के लिए लड़े। इसलिए एनी बेसेंट को उनके सकारात्मक सोच के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई और वो हमारे देश में ही रहने लगे थे। एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे। ठीक है, वो याद रखना। ये तीसरा। चौथा आपका है देशीकरण के आधार पर। आपका चौथा है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर कौन सा है आपका? चौथा देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर यानी कि 10 से देशी और 10 से 10। यदि आप लगातार 10 साल भारत में रह रहे हैं, साथ साथ आपको किन्हीं भारत की एक भाषा का जानकार हो, साथ साथ भारत में रहना 7-10 साल तक और किसी एक भाषा के जानकार होना, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखना, कला विज्ञान किन्हीं एक क्षेत्र में आप क्या हो, एक तरह से टैलेंटेड है, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। देशीकरण के आधार पर आपको 10 साल तक लगातार, इसमें तो आपको पंजीकरण के आधार 7 साल तक भारत में रहना होगा, ठीक है ना, पंजीकरण के आधार पर तो नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन देशीकरण के आधार पर आपको लगातार 10 साल तक, कितने साल तक? 10 साल तक भारत में रहना है। आप किन्हीं एक क्षेत्र में, या तो वो कला या तो साइंस, आप किन्हीं एक क्षेत्र में, हम कला के क्षेत्र में, हम मान के चलते हैं, आपको मान के चलते हैं आप, हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, मान लेते हैं, आप वर्तमान में तो नहीं है ना, तो हैं कुछ भी, ठीक है, तो आप क्या है? विदेश क्या है, तो आप देशीकरण के आधार पर हमारे देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आपको हम बोलेंगे सबसे पहले कि आप हमारे देश में, भारत में 10 साल रहिए। आपको 10 साल रहना होगा। आपको फिर हमको एक चुनौतियां होंगी कि आप क्या होंगे, कि आप किसी एक क्षेत्र में क्या होंगे, कि टैलेंटेड रहिए, निपुण हुई है। तो आप बोलेंगे नहीं, मैं कला का क्षेत्र में बहुत ही अच्छा संगीतकार हूँ, ये हूँ, गायक हूँ, कवित्री हूँ, ये सारे कला का क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है आपका। 10 साल तक लगातार रह रहे, और साथ साथ आप भारत के प्रति अब क्या कहते हैं? सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक सोच रखते हैं। सकारात्मक क्या कहते हैं? सोच रखते हैं। तो इस सभी चीज़ों को आपको देख करके, और भारत के किसी एक भाषा का, किसी एक भाषा में आपको तमिल, सोच के चलिए, तमिल, तमिल भाषा के बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं, तो आपको देखेंगे कि हाँ, आप तो है भाई, सकारात्मक सोच रख रहे हैं भारत के प्रति, 10 साल तक रहे, कला के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, भाषा में एक भाषा, भारतीय भाषा में एक तमिल भाषा को आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, तो मैं क्या करूँगा, आपको देश की नागरिकता दे दे जाएंगे। यही होते हैं देशीकरण के आधार पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए। और लेकिन वंश के आधार पर, जाति के आधार पर आपके माता पिता पर निर्भर है। आपके माता पिता दोनों भारतीय हैं, तो वो जन्म के आधार पर, अगर तो माता पिता एक भी भारतीय हो तो वह वंश के आधार पर। लेकिन पंजीकरण के आधार पर यदि आप 7 साल तक लगातार भारत में रहे तो आपको दे दी जाएंगे। आपको बोल रहे नागरिकता चाहिए ना, अभी आप विदेश हैं, आप कुछ समय के लिए मान के चलिए हम विदेशी हैं, लेकिन देशीकरण के पालन करने के लिए आपको 10 साल कला, सकारात्मक सोच और भाषा, किन्हीं एक भाषा के जानकार होना चाहिए, भारतीय भाषा, तब आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। मैं दिया। अब पांचवा जो है वो अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर, पांचवा जो है आपका अर्जित भूमि के आधार पर। कैसे भाई? अर्जित भूमि क्या भूमि है? भविष्य में भारत के कोई एक भी अर्जित भूमि नहीं है। भविष्य में अगर भारत किसी भी देश पर युद्ध करता है और उस देश को जीत लेता है तो वह अर्जित भूमि हो गया। जैसे कि हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, 2 टीम होते हैं, तो हमारे पास बॉल नहीं होता, दोनों टीम क्या करते हैं, आधा आधा मिला के गेंद ला लेते हैं। गेंद लाने के बाद हम कहते हैं, अपना समझौता करा देते हैं कि जो मैच जीतेगा या गेंद भी उसी का हो जाएगा। तो मैच जीत लिए, गेंद का अधिकार हो गया, अर्जित कर लिए हम, गेंद क्या कर लिए, अर्जित कर लिए, जीत लिए, मैच जीते। हम और आप दो अलग अलग टीम है, हम दोनों, हम 30 रुपये दिए, आप 20 रुपये दिए, 50 रुपये में एक बिक्की बॉल लेके आए, बिक्की बॉल से खेलने के लिए हम आपसे मैच जीत लिए, यानी कि हम बॉल अर्जित कर लिए। अब मैं उस बॉल को रखूं, फेंकूं, काटूं, फाड़ूं, जो भी करूं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार यदि कोई देश को हम जीतते हैं, कोई भी देश को भारत जीत लेगा, तो उस, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पाकिस्तान को जीतना है, ठीक है, पीओ को जीतना है, ठीक है, तो यदि पीओके को भारत जीत लेता है पाकिस्तान को, तो क्या करेगा, वहां के नागरिकता को, नागरिकता देने और ना देने का अधिकार किनका होगा, भारत सरकार होगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अर्जित भूमि के आधार पर भी भारत दूसरे देश को नागरिकता दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में सिक्किम का आपको पता है,
सिक्किम पता है 16 मई 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना, 22वां राज्य बना। कितना राज्य बना? 22वां राज्य बना। और इस आधार पर भारत सिक्किम के में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त है, उन्हें से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त है, इसी के लिए इन्हें दे दिया गया। तो क्या आपको नागरिकता अधिनियम पता 1955 के पता चले कि 5 विधियां कौन कौन से है? जन्म के आधार पर दोनों के माता पिता दोनों भारत के होंगे तभी आपको आपके बेटे को नागरिकता दी जाएंगी। यदि वंश के आधार पर माता पिता में से किन्हीं एक का भी जन्म भारत में हुआ हो तो उन्हें दे दिए जाएंगे। उसके बाद होता है पंजीकरण के आधार पर 7 साल का रहना है, और देशीकरण 10 से 10 साल तक रहना है। किसी एक भाषा के जानकार होना है, कला के क्षेत्र में और सकारात्मक सोच आपको रखना है तो आपको भारत की नागरिकता। और अर्जित भूमि, किसी भूमि को हम जीत लेते हैं उसके बाद हमको मिलती है नागरिकता। तो आपको पूरे अच्छे तरीके से नागरिकता अधिनियम समझ आ गए हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि भारत के मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे कि जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 36 तक आपके मौलिक अधिकार के बारे में दिए गए। हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं वो सारे अधिकार आपको जानना है, जैसे समानता के, स्वतंत्रता अधिकार, गिरफ्तारी से संरक्षण हो गई, ये सभी चीज़ हो गया। ये सभी अधिकारों के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानना है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे मौलिक अधिकारों के साथ। इस क्लास में जय हिंद, जय भारत।